चैप्टर 2 है ये क्लास 6 की पॉलिटी की किताब का, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का फुल्का हम लोग डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग नॉर्मली सोसाइटी में देखते हैं अपने। देखिए, पहले चैप्टर में हम लोगों ने डाइवर्सिटी के मतलब को समझा था, मैंने बहुत ढंग से आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ लोग दूसरों से अलग दिखते हैं तो उनको हम लोग किसी बात पे छेड़ सकते हैं, उनको टीज कर सकते हैं, उन पे हंस सकते हैं, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, किसी एक ग्रुप एक्टिविटी में हमको शामिल ना करें, और हो सकता है कि हम इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली उनको हर्ट कर दें, या हमारी हरकत की वजह से उनको गुस्सा आए, वो हेल्पलेस फील करें, वो सैड फील करें। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में हमसे ऐसी चीजें हो जाती हैं जो दूसरों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, दूसरों को उतनी अच्छी नहीं लगती। इस चैप्टर में जैसा कि बता रखा है कि वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। यानी हम जो ये कर रहे हैं, क्या ये हमारी गलती है, सिर्फ हमारी गलती है, या फिर यही चीज हमको हमारी सोसाइटी ने सिखाया है? जो भी हम प्रेजुडिसेस अपने अंदर लेके बैठे हैं, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हमने सीखी कहां से? तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस इन प्रेजुडाइस में। देखिए, हम क्या हैं, हमारी कह सकते हो कि आप हमारी एग्जिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो भैया, हमारी एग्जिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करती है कि हम कैसे रहते हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, किन चीजों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और ये चीजें बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती हैं। ये चीजें इस चीज पे डिपेंड करेंगी कि हम कौन सी जगह पे रह रहे हैं, हमारी ज्योग्राफी क्या है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, लद्दाख में चले जाएंगे तो लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ज्योग्राफी के हिसाब से फेस्टिवल्स ही बदल गए। फिर हिस्ट्री का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है किसी एक जगह के कल्चर पे, वहां पे किस तरीके की मान्यताएं एग्जिस्ट करती हैं इन चीजों पर। तो हमारा जो देश है, भारत देश, वो कितना डाइवर्स है वो हमको इन चीजों से पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है। हमारे देश में 8 मेजर रिलीजन्स है। ठीक है, कुछ मेजर रिलीजन तो हम जानते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, जुडाइज्म। ठीक है, तो ये सबको हमको पता था। 8 मेजर रिलीजन है दुनिया में। सबसे पहली बात तो पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन है, और वो सारे के सारे रिलीजन फॉलो करने वाले हैं इंडिया में। तो यानी 8 के 8 मेजर रिलीजन दुनिया भर के हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। फिर 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि मदर टंग है लोगों की। देखिए, वैसे तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, बट 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि उन लोगों की मदर टंग है। यानी कि मदर टंग का मतलब क्या है कि बच्चे उस लैंग्वेज को सीखते हुए बड़े होते हैं। ठीक है, और कोई भी दूसरी लैंग्वेज उनकी सेकंड लैंग्वेज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में पैदा हुआ है, चेन्नई में पैदा हो रहा है, तो उसकी मदर टंग होगी तमिल। हो सकता है कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वो इंग्लिश या हिंदी को सीखे। तो इस तरीके से 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में मदर टंग है, और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ओके, प्रॉब्लम ये होती है डाइवर्सिटी में कि कभी कभी जब ये डाइवर्सिटी हमारे आइडेंटिटी की तरह निकल आती है ना, तो फिर हमारे अंदर एक छोटा सा आदत आ जाती है, छोटी सी ट्रेट आ जाती है कि हम लोग सिर्फ उन लोगों के साथ सेफ फील कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ सिक्योर फील कर सकते हैं जो हमारे जैसे हैं। हमारे जैसे मतलब जो हमारे कल्चर में एसिमिलेट होते हैं, जो हमारी तरह बोलते हैं, जो हमारी तरह ड्रेस करते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्थ का पर्सन अगर साउथ में जाता है, तो साउथ में आपको पता है फ्रेंड्स कि लुंगी पहनने का फैशन है। तो हो सकता है कि इस नॉर्थ वाले को ये लुंगी पहनने का फैशन अच्छा ना लगे, और जो साउथ के लोग हैं उनकी तो आदत है इसे पहनने की, तो वो इसे पहनेंगे, और हो सकता है कि ये लोग इस नॉर्थ वाले पर्सन के साथ मिंगल ना करें। तो कभी कभी हम क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, और किस तरीके से सोचते हैं, इस चक्कर में हमारा एक ग्रुप बन जाता है जो कि हमारा कल्चरल ग्रुप होता है। और ऑब्वियसली बात है, हम उसी कल्चरल ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके साथ मिंगल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बाकी को हम लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इग्नोर कर देते हैं। ओके, इसीलिए जब हम लोग लोगों को मिलेंगे तो कभी कभी वो हमसे अलग नजर आएंगे, थोड़े स्ट्रेंज नजर आएंगे, थोड़े से अनफेमिलियर नजर आएंगे, और कभी कभी हम ये नहीं समझ पाएंगे, वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। फिर कभी कभी कल्चर मिसमैच की वजह से एटीट्यूड्स का मिसमैच हो जाता है, ओपिनियंस का मिसमैच हो जाता है। देखिए, मिसमैच बहुत सारी चीजों की वजह से हो रहा है। ये जो ओपिनियंस और एटीट्यूड का मिसमैच है, हो सकता है कि आपकी पर्सनल थिंकिंग वजह से हो, जरूरी नहीं है कि आपकी कल्चर की वजह से हो। ठीक है, तो एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, कल्चर्स, बहुत सी रीजंस होते हैं लोगों को अलग करने के लिए, एक कह सकते हैं ना कि लोगों के ग्रुप्स बनाने के लिए। ये चीज हो सकती है कि भाई देखिए,
फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में ही सब एक ही कल्चर के मान लीजिए लोग हैं, उसमें कुछ लोग लेफ्ट विंग की थॉट रखते होंगे, कुछ लोग राइट विंग की थॉट रखते होंगे। फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है ये मानना हो कि भाई कम्युनिज्म अच्छा है, चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छा है और डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है। बाकी लोगों को सोचता बोले कि डेमोक्रेसी अच्छी है भाई, ये चाइना में तो तानाशाही चल रही है। तो बहुत सारे आपके अंदर थॉट्स बन सकते हैं, मैंने बस आपको एग्जाम्पल्स दिए। अब प्रेजुडाइज की बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क्स दोस दैट यू एग्री। अच्छा, डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दीस प्रेजुडाइसेस। फिर कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, हाउ दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर। भैया देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो क्या आपका अर्बन पीपल के अगेंस्ट प्रेजुडाइज है, क्या आप अर्बन एरिया में रहते हो तो क्या आपका रूरल पीपल की तरफ प्रेजुडाइज है। देखिए, ये तो एक एक्टिविटी है आपकी क्लास की, एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करो तो मान लीजिए मैं अर्बन एरियाज में रहता हूँ, तो अर्बन एरियाज में रहते हुए हो सकता है कि रूरल एरियाज के लोगों की कुछ बातें मुझे समझ में ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज के लोग ओपन डेफिकेशन पसंद करते हैं, उनके घर में टॉयलेट बने हैं लेकिन वो सुबह लोटा लेके बाथरूम में जाएंगे करने के लिए। तो अर्बन पर्सन को हो सकता है ये चीज पसंद ना आए। दूसरी चीज, जो रूरल कल्चर है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड या कन्वेंशनल कह लीजिए, तो लेडीज को उतनी छूट नहीं होगी और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है रूरल इंडिया में, जो कि एक अर्बन इंडिया या अर्बन एरिया में रहने वाले प्राणी को थोड़ी अजीब लग सकती है। उसी तरीके से जो रूरल लोग हैं वो अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचते हैं, तो हो सकता है अर्बन वाली कुछ हरकतें उन्हें ना अच्छी लगती हूँ। ओके, तो हो सकता है कि गांव का कोई एक आदमी यहाँ पे आए और शाम को देखे कि भैया लोग सज धज के जा रहे हैं किसी क्लब में नाचने के लिए, तो उसको समझ में ना आए कि ये क्या बवाल चल रहा है। तो भैया हम लोग के दिमाग में किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के प्रेजुडाइसेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का माहौल वैसा रहा नहीं है, तो जो दूसरे कर रहे हैं वो लगेगा कि भाई थोड़ा अजीब है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बता रखा है, रूरल पीपल की बात की जाए तो 50% से ज्यादा इंडियंस रूरल एरियाज में रहते हैं। ज्यादातर लोग जो रूरल एरियाज में हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता नहीं है या वो करना चाहते नहीं है। फिर जब रूरल एरियाज के ज्यादातर लोगों का जो मेन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, तो जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा या फिर पौधे लगाने का सीजन आएगा तो भैया 12 से 14 घंटे ये लोग फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे। और ना ही केवल मैन, इनकी घर की औरतें भी, वुमेन्स भी फील्ड में काम करते नजर आएंगी। अब आप लोग सोचोगे फ्रेंड्स कि वुमेन्स एग्रीकल्चर में कैसे इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर तो एक मेन का प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक खेत में हल चलाता हुआ किसान आपके दिमाग में आता है जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, लेकिन फार्मिंग में आप सोचिए फ्रेंड्स कि उस प्लॉइंग के अलावा कई जगहों पे तो लेडीज प्लॉइंग भी करती है, बट उस प्लॉइंग के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज वैसी होती है एग्रीकल्चर में जहां पे लेडीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि थ्रेशिंग, डंठल से बीजों को निकालना, ये थ्रेशिंग आपकी व्हीट में भी होती है, ये थ्रेशिंग आपकी राइस पैडी क्रॉप में भी होती है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, वीडिंग एक्टिविटी हो गई, इरिगेशन करना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों, इवन जब आप सीड्स डालते हैं तो प्लांटेशन की जो एक्टिविटी होगी उसमें बहुत हद तक वुमेन भी इन्वॉल्व रहती हैं। और फिर विलेजर्स की खास बात क्या होती है कि जब उनको काम की जरूरत पड़ती है तो उनको जबरदस्ती माइग्रेट करके सिटीज जाना पड़ता है, चाहे वो चाहे ना चाहे, क्योंकि वहां पे रूरल एरियाज में उनको काम उतनी आसानी से मिल नहीं रहा। वहीं पर अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो लाइफ इन द सिटी इज इजी। अब देखिए, लाइफ इन द सिटी इज इजी ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा ही कंडीशन पे डिपेंड करने वाला स्टेटमेंट है। भैया सिटी में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके लिए लाइफ हो सकता है आसान हो, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। तो जो अमीर लोग हैं वो थोड़े से स्पॉइल्ड हैं, थोड़े आलसी हैं, वो ज्यादा काम खुद नहीं करना चाहते। सिटीज में जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती हैं, गांव में तो फैमिलीज एक दूसरे में ही घुसी रहती हैं। फिर पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, ज्यादातर लोग जो शहर में हैं वो पैसे पे ज्यादा ध्यान देते हैं और पर्सनल रिलेशनशिप पे वो कम जाते हैं। और सिटी की जब बात आए तो सिटी में रहना बहुत महंगा है भाई। ज्यादातर जो लोगों की अर्निंग्स हैं मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, चेन्नई बैंगलोर जैसे शहरों में, वो या तो आने जाने में बीत जाती हैं या फिर रेंट देने में बीत जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि आप 25% से ज्यादा अपनी अर्निंग्स का रेंट मत दीजिए, लेकिन 30% लोग या 35% तक भी लोग रेंट देते हैं अपनी अर्निंग्स का बैंगलोर और मुंबई जैसी जगहों पे, खासकर मुंबई में। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स में आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ स्टेटमेंट्स में आपको लगेगा कि विलेजर्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटमेंट्स में लगेगा आपको अर्बन पीपल में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरीके के प्रेजुडाइसेस आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ऑन अर्बन पीपल लिखा हुआ है कि लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल आर स्पॉइल्ड एंड लेजी।
अब हो सकता है कि रूरल एरियाज में रहने वाले कुछ ये लोग सोचते हैं कि भैया शहर में जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, लेजी होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई 12-12 14-14 घंटे दिन में काम करते हैं। मुंबई से शहरों में तो वो लोग 2.5 घंटे पहले जाने में लगाते हैं अपने ऑफिस में, फिर 2.5 घंटे आने में लगाते हैं, और वहां पे 8 घंटे काम भी करते हैं। तो भैया 12-13 घंटे दिन में काम करते हो तो आप उनको लेजी कैसे बोल सकते हो? तो ये प्रेजुडिसेस है कि आपने किसी और को जज कर लिया किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर। जब आपने उनको जज कर लिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई वो गलत है। तो प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। यानी आप उनको नेगेटिव लाइट में देख रहे हो और आप अपने आप से उनको इंफीरियर समझ रहे हो। और जब आप ये सोचने लगते हो कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो तरीका सही है और जिस तरीके से बाकी लोग चीज कर रहे हैं वो गलत है, तो आप प्रेजुडाइज को ऑब्वियसली डेवलप कर लोगे अपने अंदर। ओके, तो देखिए किसी भी एक काम को करने का यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि कोई एक सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि उस काम को करने के और भी बहुत से तरीके हो, लेकिन आप नॉर्मल केस में जो काम करते हो या फिर आप बचपन से करते चले आए हो या जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया करने के लिए, हो सकता है आपको वही तरीका सही रहे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको एक और एग्जाम्पल से देखा जाए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स को आती थी अंग्रेजी, और इंडिया में उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी सीखी, बाकी लैंग्वेजेस उन्होंने कहा कि यार ये लैंग्वेजेस तो बकवास है। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि भैया हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है वही अच्छी है, बाकी तो बकवास है। तो ये उनकी गलत फहमी थी। क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी, वो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने सोचा यही सबसे अच्छी है, बाकी तो जो है सब बकवास है। हमारी रेस सबसे अच्छी है, बाकी रेस बकवास है। जर्मनी के हिटलर ने सोचा कि भैया नाजीज इज द बेस्ट रेस, बाकी सारी रेसेस बर्बाद है। तो इस तरीके के लोगों के दिमाग में प्रेजुडाइसेस आ जाते हैं। ओके, फिर देखिए ये प्रेजुडाइसेस बहुत अलग अलग चीजों के होते हैं। लोग अपने रिलीजियस से रिलेटेड प्रेजुडाइसेस होते हैं। तो हो सकता है कि भैया कोई कट्टर हिंदू है तो वो मुस्लिम रिलीजन को ज्यादा इज्जत नहीं देगा, कोई कट्टर मुस्लिम है तो वो हिंदू रिलीजन को ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। फिर लोग कलर ऑफ द स्किन के बेसिस पे भी प्रेजुडाइस रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पूरा का पूरा जो सिविल वॉर चला है अमेरिका में, वो इस बात पे चला है ब्लैक वर्सेस व्हाइट्स। बहुत साल पहले यूएसए के फील्ड्स में काम करने के लिए स्लेव ट्रेड के द्वारा अफ्रीका से बहुत सारे ब्लैक पीपल को लेके आया गया यूएसए में, वहां पे उनको स्लेव बना के रखा गया कई साल तक। आज उनके ही पोते पड़पोते यूएसए में इक्वल राइट्स के लेके रह रहे हैं। पर बीच में बहुत जबरदस्त सिविल राइट हुआ था जहां पे जो व्हाइट्स थे वो ब्लैक्स को बराबर राइट्स देने को तैयार ही नहीं थे। हमने रोजा पार्कर जी के बारे में पढ़ा है, क्लास 7th में जाके पढ़ी है वहां पे। ओके, तो वहां पे स्किन के कलर के बेसिस पे प्रेजुडाइज किया। अमेरिका में पहले जो व्हाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों को वो रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहते थे, वो अपने बराबर राइट्स देना ही नहीं चाहते थे, उनको अपने बराबर करना ही नहीं चाहते थे। कभी कभी जो प्रेजुडाइसेस होते हैं इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से रीजन से आते हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अब जम्मू एंड कश्मीर के जो नेटिव्स हैं, अगर बाहर से कोई आके वहां काम करेगा रहेगा तो उनको लगेगा भाई ये हमारी जगहें खा रहा है, आके हमारी जॉब्स खा रहा है। इस तरीके की सोच रख सकते हैं। तो इस बेसिस पे प्रेजुडाइज हो सकता है। किस तरीके से इंसान बोलता है उस पर प्रेजुडाइज हो सकता है। किस तरीके से वो कपड़े पहनता है इससे प्रेजुडाइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कन्वेंशनल दादाजी परदादाजी हैं, अगर लड़कियां थोड़े से शॉर्ट स्कर्ट्स पहन ले तो उनको लगेगा कि भैया ये क्या बवाल चल रहा है, तो हाथ से निकल गए। तो ये भी एक तरीके का प्रेजुडाइज है। ओके, कभी कभी ये प्रेजुडाइसेस इतने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि हम दूसरे के साथ दोस्ती ही नहीं करना चाहते हैं, और कभी कभी तो हम उनके खिलाफ काम करने लगते हैं ताकि हम उनको हार्म पहुंचा सके, उनको हर्ट पहुंचा सके। तो ये चीज बहुत गलत है। तो प्रेजुडाइसेस हमारे दिमाग में बहुत सारा जहर घोल सकते हैं। तो जरूरी है कि इस चीज को ज्यादा एक लिमिट से बढ़ने ना दिया जाए। अब एक चीज होती है प्रेजुडाइज, एक चीज होती है स्टीरियोटाइप। प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप में फर्क है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए जेंडर डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बात की थी क्लास 7 में। मैंने आपको बताया था कि ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल, ठीक है। एक बॉय और एक गर्ल में बहुत फर्क है। देखिए आप क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, अगर तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए क्लास 7 की पॉलिटी भी मैंने पढ़ा दिया, आप जाके वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। तो क्लास 6 और क्लास 7 पॉलिटी दोनों यूजफुल है, साथ में आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत यूजफुल है। तो अब यहाँ पे स्टीरियोटाइप की बात करेंगे, और स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइसेस से अलग है। जेंडर डिफरेंसेस आपको पता है फ्रेंड्स, नॉर्मल का घरों में बॉयज और गर्ल्स को देखिए बहुत जगहों पे तो बराबरी से ट्रीट किया जाता है, बहुत जगहों पे बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उस ट्रीटमेंट के चलते, और ये ट्रीटमेंट आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, तो उस चक्कर के मतलब उस वजह से कुछ नेचुरल ट्रेट्स दे दी गई हैं दूसरों को। अब वो ट्रेट्स क्या है वो थोड़ा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सरसाइज को देखिए, इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको गेस करना है कि भैया कौन क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर वेल बिहेव्ड।
तो दे आर वेल बिहेव्ड की जब बात आएगी तो आपको लगेगा भाई ये तो लड़कियों की ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि लड़के तो बदतमीज होती है, लड़कियां वेल बिहेव्ड होती है। फिर दूसरा, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, तो ये भी चीज एक्सपेक्ट की जाती है लड़कियों से भैया कि ये सॉफ्ट स्पोकन है, ये जेंटल है। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉय गर्ल में बोला जाएगा भाई बॉय फिजिकली स्ट्रॉन्ग। दे आर नॉटी, तो कहा जाएगा बॉयज नॉटी होते हैं। फिर दे आर गुड इन डांस एंड पेंटिंग, तो डांस एंड पेंटिंग जैसी चीजों से गर्ल को एसोसिएट किया जाएगा। फिर दे डोंट क्राई, तो दे डोंट क्राई को एसोसिएट किया जाएगा बॉयज से। दे आर राउडी, मतलब भैया थोड़े दबंग है, तो ये बॉयज से एसोसिएट किया जाएगा। दे आर गुड एट स्पोर्ट, बॉयज से एसोसिएट किया जाएगा। दे आर गुड एट कुकिंग, तो ये गर्ल्स से एसोसिएट किया जाएगा। दे आर इमोशनल, ये गर्ल्स से एसोसिएट किया जाएगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, जिस हिसाब से हम ये सोचते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के बारे में एक मान्यता बन गई कि भाई ये वेल बिहेव्ड है, ये सॉफ्ट स्पोकन है, ये जेंटल है। ये दिमाग में बचपन से बैठाला गया है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये चीज दिमाग में बच्चों के बैठा ली गई है। उसी चीज में अगर कोई एक गर्ल डेंजरस निकल जाती है, खतरनाक निकल जाती है, तो उसको गलत बोलना, डेंजरस इन द सेंस कि मान लीजिए वो कन्वेंशनल से अलग निकल जाती है। अब जैसे कि कोई लड़का है वो बदतमीजी कर रहा है, नॉटी पना कर रहा है, एक लड़की है नॉटी पना कर रही है, तो लड़के के कैरेक्टर में तो पहले बता रखा है कि भाई ये नॉटी है, तो उसका डेंजरस होना नहीं बोला जाएगा। बट लड़की के कैरेक्टर में सिखाया जाता है कि भैया ये नॉटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसने उस समय पे नॉटी बना दिखाया तो बोला जाएगा भाई कुछ गलत है, ये लड़कियों जैसे एक्ट नहीं कर रही है, ये बदतमीज है। इस तरीके की बातें आने लगेंगी घर के एल्डर्स के थ्रू। तो जब हम इस तरीके के प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेते हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, और वो प्री कंसीव्ड नोशंस जब पूरे नहीं होते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने दिमाग में ये प्रेजुडाइज ले आते हैं कि भैया ये तो इंसान गलत है, ये लड़की है पर ये लड़कियों जैसे एक्ट नहीं कर रही, ये लड़का है पर ये लड़के जैसे एक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल दे आर फिजिकली स्ट्रांग, बट हर केस में ऐसा नहीं है कि एक बॉय एक लड़की से ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है एक ही एज ग्रुप की एक गर्ल बहुत सारे लड़कों से ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो, एक ही गर्ल हो सकता है बहुत सारे लड़कों से ज्यादा नॉटी हो, एक कोई लड़का हो बहुत ज्यादा रोता हो पर लड़की उसकी जगह पे रोती ना हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। गुड एट स्पोर्ट, स्पोर्ट पे गुड होने का जो राइट है वो केवल बॉयज को नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी भाई स्पोर्ट्स अच्छा खेलती हैं। और जैसे दे आर गुड एट कुकिंग, तो ये लड़कियों के लिए कहा जाता है, पर हो सकता है भाई बॉयज बहुत अच्छे कुकर हो। भैया संजीव कपूर एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जबरदस्त कुक है, तो क्या वो लड़की है? ऑब्वियसली वो मेल है। समझ गए आप बात को? फिर दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, अब पेंटिंग की बात है तो कहा जाएगा पेंटिंग में हमेशा लड़कियां ही अच्छी होंगी, लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए IMF हुसैन तगड़े पेंटर है, क्या है? मेल है, थे मतलब, सॉरी अब तो खत्म हो गए। तो यहाँ पे ये स्टीरियोटाइप्स है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम लोग को पैदा होने के साथ या बड़े होने के साथ सिखाए जाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और जब वो वैसा होता नहीं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में प्रेजुडाइज आने लगेगा। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये है स्टीरियोटाइप, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये स्टीरियोटाइप है। ये हमने अपने दिमाग में उसके लिए एक पिक्चर बना ली कि भाई ये ऐसा होगा उसके जेंडर के आधार पे, और जब वो वैसा नहीं निकला तो प्रेजुडाइज हो गया कि भाई अब ये तो ऐसा कर नहीं रहा तो ये गलत हो गया, तो ये हो गया आपका प्रेजुडाइज। ओके, तो भाई दे डोंट क्राई, तो दे डोंट क्राई एक ऐसी क्वालिटी है जो कि बॉयज और मेन से बनाई गई है। तो छोटे में जब मेल बॉयज होते हैं वो कभी गिर जाते हैं या रोने लगते हैं तो उनके माँ बाप उनसे बोलते हैं भाई लड़के रोते नहीं है, रोइए मत, ठीक है। तो उससे जब आप क्लास में भी होगे और क्लास में मान लीजिए आप रोने लगे तो आपके जो फेलो बॉयज हैं वो आपको बोली करेंगे कि तुम कैसे रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। तो अगर आप लड़के हो और आप रो रहे हो तो दिस विल बी सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। गॉट इट? ये चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ कार्टून एंड कार्टून का मतलब समझ लेते हैं। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, जैसे आई लिम्प, आई लिस्प, आई लिम्प मतलब मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चलता हूँ, एंड मोर समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सोर, फोक्स मेक फन, इट्स नथिंग न्यू, इफ यू वर आई व्हाट यू डू। तो ये एक पर्सन जिसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है बोल रहा है कि मैं लंगड़ा के चलता हूँ और कभी कभी मेरा लंगड़ा के चलना तो मुझे प्रॉब्लम देता ही है, उसके बाद लोग मेरा इस लंगड़ा के चलने की वजह से मजाक उड़ाते हैं, तो मैं काफी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, अगर आप मेरे जैसे होते तो आप क्या करते? फिर यू लुक सो डिफरेंट, ये दूसरी एक पिक्चर है। आई एम अ पर्सन आई फील शाई फ्रॉम स्टेरिंग आईज आई वांट टू हाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं, मैं कहीं बैठा हूं, मुझे कोई बार बार टकटकी लगा के देख रहा है। ये एक पर्सन है, एक बच्ची है, वो एक व्हील चेयर पे बैठी है, उसको प्रॉब्लम है चलने में, बार बार उसको लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, बाकियों को नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके दिमाग में आएगा कि भाई मुझे तो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मैं व्हील चेयर में चल रही हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ, इसलिए। अब डिसेबल्ड को पीपल विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। तो मैं चूंकि व्हील चेयर में चल रही हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, तो एक तरीके से मेरा मजाक उड़ रहा है, ये बच्ची अनकंफर्टेबल हो रही है, कैसे क्यों देख रहे हैं मेरे को। फिर यहाँ पे इधर माइंड होके
जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली, यानी कि मेरा अगर पैर ठीक से नहीं चल रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई मेरा दिमाग भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से इस बच्ची को बुली किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है एक ऐसी कारण की वजह से जिसके लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऐसा हजारों लाखों बच्चों के साथ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन फोटोज में जो चिल्ड्रन दिखाए गए हैं ये डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। अब इस टर्म डिसेबल्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये कहने में आ रहा है कि ये जो टर्म है थोड़ा सा क्रूड है, थोड़ा सा क्रूअल है। तो अब इसी बात इस टर्म को बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब जो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि अब ये डिसेबल्ड नहीं कहे जाते, अब ये कहे जाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, इनके बारे में कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ऑब्वियस सी बात, अगर आप देखोगे फ्रेंड्स आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कभी कभी अनइंटेंशनली आप इन लोगों को देखने लगते हो कि भाई ये कैसे यार, कितना गलत हो रहा है इसके साथ, बट वो नहीं करना चाहिए। आप उसको इग्नोर करो या उसको इस तरीके से ट्रीट करो जैसे आप बाकी बच्चों को ट्रीट कर रहे हो, तो वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, अब ये चीज कभी कभी अनइंटेंशनल भी होती है, जैसे कि मेरा ही है। मैं एक बार चेन्नई में था अपने ऑफिस में, तो वहां हुआ ये कि एक पर्सन था, वो थोड़ा डिसेबल्ड था, तो वो व्हील चेयर पे एकदम से लिफ्ट से बाहर निकला, तो मैं उसकी मदद करने लगा। बट मुझे लगा कि वो मेरी मदद लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो खुद जाने में इंटरेस्टेड था। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसकी मदद नहीं करना चाहिए, वो रोज की बेसिस पे खुद ही काम करना पसंद करता है और मैं बेकार में इंटरफियर कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल? आपको क्या लगता है कि जो लोग डिसेबल्ड है, जिनके पास कुछ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं, उनको रेगुलर स्कूल में होना चाहिए, सेपरेट स्कूल में होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि उनको रेगुलर स्कूल में होना चाहिए, ना कि सेपरेट स्कूल में। क्योंकि अगर आप उनको सेपरेट स्कूल में डाल दोगे तो आप खुद ही उनको पहले डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर आप सारे बच्चों को एक ही सेपरेट स्कूल में डालते हो तो आपने खुद ही उनको रेगुलर बच्चों से सेपरेट कर दिया। लेकिन ये भी बात देखिए सच है कि अलग स्कूल में डालने से, स्पेशलाइज्ड स्कूल में डालने से जो उनकी परवरिश है थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाती है। बट जरूरी यह है कि उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाए और रेगुलर स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इनलाइटन किया जाए, थोड़ा समझाया जाए कि वो भी उनको अपने दोस्तों की तरह ही ट्रीट करें। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन, as they grow, older boys learn or teach themselves not to cry. If a boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, so he stops himself from doing in front of others. ये वही बोल रखा है कि भाई अगर हम किसी एक जेन्युइन वजह से रोना भी चाहें तो हम रोते नहीं, खासकर बॉयज रोते नहीं, क्योंकि अगर वो रोएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि दूसरे उन्हें देख रहे हैं और ऑब्वियसली बात उनको लगेगा कि उनको बुली किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, इसलिए वो जबरदस्ती रोएंगे नहीं, भले वो रोना चाहते हो। तो ये बचपन से सिखाया जाता है कि भाई ये तरीके बॉयज के हैं और ये तरीके गर्ल्स के हैं। और हम लोग चूंकि बचपन से हमारे माँ बाप हमको ये सिखा रहे हैं, स्कूल्स में हमको ये सिखाया जा रहा है, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है। तो एक बॉय की इमेज, एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बॉय की इमेज और एक कन्वेंशनल गर्ल की इमेज हमारे दिमाग में बैठ गई है। किसकी वजह से? हमारे चारों तरफ जो सोसाइटी है उसकी वजह से। ओके, तो ये सब क्या है भाई कि आपने कुछ फिक्स किया पीपल्स को एक इमेज में, तो ये क्या हो गया? दिस इज स्टीरियोटाइप। तो देखिए, when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes। यानी जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, सेक्स के लोगों को या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को क्रिमिनल बोलने लगते हो, लेजी बोलने लगते हो, डम्ब बोलने लगते हो, तो फिर आप एक तरीके का स्टीरियोटाइप बना रहे हो, चूंकि वो स्टीरियोटाइप सही है नहीं। क्योंकि देखिए, गंदे लोग, जनरस लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, चालाक लोग हर जगह होते हैं, वो हर कंट्री में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं। गरीबों में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, अमीरों में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको बॉयज में भी मिल जाएंगे और ऐसे ही लोग आपको गर्ल्स में भी मिल जाएंगे। हर ग्रुप में इस तरीके के लोग मिलते हैं। वो पर्टिकुलर इंसान कैसा है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ना कि आप किसी एक ग्रुप को ही वैसा लेबल कर दो। ओके, तो मतलब क्या निकला यहाँ पे? स्टीरियोटाइप्स stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others। ओके, यानी कि जब आप किसी के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर फिक्स निगाहों से देख लेते हो
और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कोई काबिलियत है, कोई क्वालिटी है, तो आपके वैसा देखने की वजह से उसकी वो क्वालिटी बेकार हो जाती है, चली जाती है, वो अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाता है। ओके, थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन इसकी वजह से आया, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम लोगों की तरफ एक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेजुडिसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टीरियोटाइप्स। ओके, जब आप किसी और लोगों को नीचा दिखा रहे हो, या उनको कोई भी चीज करने से रोक रहे हो, या उनको किसी भी जॉब को लेने से रोक रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने से रोक रहे हो, किसी हैंडपंप या कुएं से पानी निकालने से रोक रहे हो, तो आप एक्चुअली में उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और यहाँ पे हल्का फुल्का जो इशारा जा रहा है वो थोड़ा बहुत हमारे कास्ट सिस्टम की तरफ जा रहा है, और ये कास्ट सिस्टम में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी रही है हजारों साल से हमारी इंडियन सोसाइटी में। किसी एक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत वजहों से हो सकता है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि हमने देखा समीर एक चैप्टर 1 में समीर एक और समीर 2 के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो बेसिकली उनके रिलीजन के चक्कर में हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो समीर 2 था वो उसकी फैमिली मेरठ में थी और वहां पे कम्युनल दंगे छिड़के हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी फैमिली को खतरा था, और इस बात में समीर 2 बहुत ज्यादा परेशान था। और समीर एक दूसरे रिलीजन का था तो उसको उस तरीके का डर नहीं था। तो दोनों के रिलीजन अलग थे, इस वजह से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक्चुअली समीर 2 के अगेंस्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, थोड़ा सा ज्यादा वो डिसएडवांटेज कंडीशन में था। क्यों उनमें ये डिफरेंस था? ताकि क्योंकि उनका रिलीजन अलग था, और रीजन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी कभी कभी यूनिटी का हिस्सा भी बन सकती है, और अगर सोसाइटी में कुछ गलत एलिमेंट्स हैं तो ये डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का रीजन भी बन सकती है। ओके, तो यहाँ पे दो दे रखा है, देखिए, ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. उसके बाद जो एक और डिफरेंस था इन दोनों समीर के बीच में, समीर 1 के बीच में, समीर 2 के बीच में, वो था उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से। जो समीर 2 था वो था भाई गरीब, तो चूंकि वो गरीब था वो स्कूल नहीं जा सकता था, उसको भाई उस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर पेपर बेचना पड़ रहा था। वहीं पे जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था, उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो स्कूल जाना और पढ़ना अफोर्ड कर सकता था। तो बहुत सारे लोगों को बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर की वजह से भी ये डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसेस में भी होता है, कभी कभी स्कूलों में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो जो लोग आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या हुआ दोस्तों कि 25% सीटें स्कूल में रिजर्व कर दी गई गरीब कैटेगरी के बच्चों के लिए। जो गरीब है वो जाके उन स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो 75% है भाई वो तो अमीर है, वो तो अमीर घरों के हैं। तो वो 25% बच्चे उन 75% बच्चों के साथ कॉपी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बिल्कुल ही गरीब बैकग्राउंड के हैं और बाकी बिल्कुल ही अमीर बैकग्राउंड के। तो बैकग्राउंड एकदम ही खतरनाक। तो उन स्कूलों के अंदर भी उन गरीब बच्चों के अगेंस्ट में काफी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ओके, आगे लिखा हुआ है सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन डबल स्टैंडर्ड्स पे होता है और उनके ऊपर सबसे खतरनाक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट डिफरेंस से कोई एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पर्सन है, तो हो सकता है उसको कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाए, और हो सकता है उसके पास पैसे भी ना हो चीजों को अफोर्ड करने के लिए। यहाँ पे समीर 2 जो था, तो समीर 2 के अगेंस्ट में 2 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी फैमिली को खतरा था, मेरठ में कम्युनल दंगे छिड़े हुए थे वहां पे। दूसरा वो इस बात पर परेशान था, डिस्क्रिमिनेटेड था कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो किसी स्कूल में जाके पढ़ सके, उसको अखबार बेच के अपनी फैमिली का खर्चा चलाना था। तो बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप्स और रीजन्स के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत सारी चीजों की वजह से। कश्मीरी पंडित्स को उठा के कश्मीर वैली के बाहर फेंक दिया गया, दिस वाज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था। ओके ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, देखते हैं यहाँ पे। A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend schools or drop out of schools from a few years. यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया देखिए,
एक कॉमन स्टीरियोटाइप से मुस्लिम से रिलेटेड ये है कि ये जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां पढ़ें। लेकिन जब एक सर्वे कराया गया तो सर्वे में ये पता चला कि जो मुस्लिम्स की जो गर्ल्स हैं, जो उनकी छोटी बच्चियां होती हैं, वो स्कूल इसलिए नहीं अटेंड कर रही हैं क्योंकि उनके बीच में पॉवर्टी ज्यादा है, ना कि इसलिए कि उनके माँ बाप उनको भेजना नहीं चाहते। जहां जहां पे ये कोशिश की गई है कि मुस्लिम गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजा है पढ़ने के लिए। जैसे कि अगर केरला के स्टेट की बात की जाए तो केरला की स्टेट में अगर स्कूल और घर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की बस आती है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, तो भाई मुस्लिम परिवार के बच्चों ने भी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा है स्कूलों में। ओके। और जहां जहां पे इस तरीके के एफर्ट्स नहीं हुए हैं, जैसे कि इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, children from poorer families, whether Muslims, tribals, or so-called lower classes, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause of non-attendance of Muslim schools. यानी कि केरला में जब केरला की सरकार ने कोशिश की, जब बसें चलवाई और जब लोगों को आप कह सकते हैं कि इंस्पायर किया कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए, तो मुस्लिम परिवार के लोगों ने भी अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन वो स्टेट्स जहां पे इस तरीके की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की गई लोगों को, जहां के घरों से जो उनके स्कूल थे बहुत दूर थे, घरों से स्कूल जाने का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था, वहां पे लोअर क्लास के बच्चे, मुस्लिम क्लास के बच्चे, ट्राइबल्स, ये सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज ही नहीं पाए स्कूलों में। तो इससे ये प्रूव करने की कोशिश किया जा रही है कि ये जो मुस्लिम गर्ल्स नहीं पढ़ पा रही हैं, इसका रीजन ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको पढ़ने नहीं देना चाहते। इसका रीजन ये है कि वो इतने गरीब है कि वो भेज नहीं सकते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। फिर ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट की बात करते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एटसेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। However, certain kind of work are valued more than activities like cleaning, washing, cutting hair are less of value when this thing the dirty or impure. The belief is a part of caste system. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कुछ लोग अध्यापक हैं, कुछ लोग भाई कारपेंटरी का काम करते हैं, लकड़ी लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ लोग वीविंग करते हैं, भाई पॉटर बनाते हैं, मच्छी पकड़ते हैं, फार्मिंग करते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ ऑक्यूपेशन हो जिनको हमारी सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू ना दी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो बाल काटता है, या एक पर्सन है जो सफाई करता है, मैनुअल स्कैवेंजर है, या एक पर्सन है जो कूड़ा उठाता है, गार्बेज पिक करता है। तो हो सकता है कि उनके काम को उतनी वैल्यू ना दी जाए। वहीं पे एक पर्सन ऐसा है जो पढ़ा रहा है जाके स्कूलों में, उसके काम को आप बहुत वैल्यू दे रहे हो। तो ये जो काम को वैल्यू, किसी काम को वैल्यू देना और किसी काम को ना वैल्यू देने वाली जो चीज आती है ना, वो आती है, उसका जो बेस है, उसका जो ओरिजिन है, वो लाई करता है कहाँ पे, वो लाई करता है हमारे कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम में पहले ये होता था दोस्तों कि आपके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से आपकी कास्ट को डिसाइड कर दिया गया था, और फिर आप जिस कास्ट में पैदा होगे वो कास्ट जो ऑक्यूपेशन करती है, जो काम करती है, वही आप करोगे। तो इस बेसिस पे आपने इंडिविजुअल टैलेंट को दबा दिया था और आपने एक बच्चे के पैदा होने के टाइम पे ये डिसाइड कर दिया वो क्या काम करेगा। तो अगर कोई एक ब्रेव पर्सन, कोई एक ब्रेव वॉरियर अगर किसी शूद्र के यहाँ पैदा होता है तो वो छत्री नहीं बन सकता, और कोई कोई डरपोक अगर छत्री में पैदा हो जाए तो फिर वो छत्री ही रहेगा। समझ गए? कुल मिला के देखा जाए तो जो ब्रेव पर्सन इस शूद्र में पैदा हुआ तो उसको छत्री बनना चाहिए था, क्योंकि छत्रियों का काम था कि भाई लोगों की रक्षा करना, जाके जंगों में लड़ना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो जो आपने जॉब के हिसाब से लोगों को फिक्स किया, ये जो आदत आई है ना, या फिर ये जो प्रैक्टिस आई है ना, इसका जो ओरिजिन है वो हमारे कास्ट सिस्टम में। कुछ लोगों ने अपने आप को बिल्कुल टॉप पे रख लिया, जो पंडित थे, जो छत्री थे, उन्होंने अपने आप को कास्ट सिस्टम के एकदम टॉप पे रख लिया, और कुछ को उन्होंने बिल्कुल नीचे की तरफ भेज दिया, एकदम अनवर्दी बना दिया, बॉटम ऑफ द लैडर पे डाल दिया, जिनको आपने नाम दिया अनटचेबल्स। और कुछ लोगों ने अपने आप को सुपीरियर बना लिया। तो ऑब्वियसली बात है उस समय की ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपने आप को सुपीरियर बना लिया था। अच्छा, दलित टर्म की बात करें, ये किस टर्म को कब यूज करते हैं? दलित एक ऐसा टर्म है जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट इशू करती है अपने आप को एड्रेस करने के लिए। अब उन्होंने दलित टर्म क्यों यूज किया? क्योंकि अनटचेबल वर्ड बहुत ज्यादा क्रूड था, तो अनटचेबल वर्ड को ना इस्तेमाल करते हुए दलित शब्द का प्रयोग किया गया। दलित शब्द का मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, ये वर्ड क्या डिनोट करता है? दिस वर्ड शोज दैट हाउ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल, यानी कैसे सोशल प्रेजुडिसेस ने और उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसने किस तरीके से दलित लोगों को तोड़ दिया है। और गवर्नमेंट इन लोगों को क्या नाम देती है? शेड्यूल्ड कास्ट। और ट्राइबल पीपल को क्या नाम देती है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, जब कास्ट के नियमों की बात आ गई
तो कास्ट के नियमों को कुछ इस तरीके से सेटअप किया गया कि भैया जो अनटचेबल्स थे उनको कोई दूसरा और काम लेने ही नहीं दिया गया। और इन टचेबल्स के काम बहुत गंदे थे। ये लोग गार्बेज कूड़ा साफ करते थे, डेड एनिमल्स को रिमूव करते थे विलेजेस से। कुछ केसेस में तो मैंने आपको बताया कि 2 लकड़ियां लेके घूमते थे, और जब ये शहर से दूर रहा करते थे, जब ये शहर के पास आते तो ये लकड़ियां बजाते हुए आते थे, ताकि ये लकड़ियां सुन के लोग दूर चले जाएं या इनको देखे ना। कुछ पंडित तो जब इनको देख लेते तो उनको नहाने लगते थे। तो इस तरीके की चीजें थी, इनके खिलाफ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इनको अपर कास्ट के घरों में घुसना अलाउड नहीं था, गांव के कुएं से पानी लेना अलाउड नहीं था, टेम्पल्स में जाना तो भाई दूर की बात थी। इनके जो बच्चे थे वो क्लासों में दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठते थे, दूसरे बच्चों के साथ बैठते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं और ये दलित के बच्चों को कितना दूर बैठा के रख रखा है। ठीक है, तो वो क्लास में एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो क्लास में अलग बैठा रखा है सेपरेटली, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमेशा से हुआ है इंडिया में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन में फर्क क्या है, स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइज में फर्क क्या है। ओके, अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए अब तो भैया आर्टिकल 17, चलिए मैंने बता दिया, मैं सवाल पूछने वाला था। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट बैन्स या प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आगे भाई जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया है। इनका 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1901 में जब लगभग ये 9-10 साल के थे तो ये अपने भाइयों और कुछ चचेरे भाइयों के साथ कोरेगांव जा रहे थे। ये कोरेगांव वही है जहां पे भीम कोरेगांव की अभी ट्रेजेडी हुई थी लगभग 1-1.5 साल पहले फ्रेंड्स। तो ये कोरेगांव जा रहे थे अपने कजिन्स के साथ। तो ये भाई स्टेशन पे गए, स्टेशन पे जाके बैठे हुए थे, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो एकदम से स्टेशन मास्टर आया, 1 घंटा बीत गया। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई स्टेशन मास्टर को, तो स्टेशन मार्केट्स ने टिकट देखी, तो वो बोले कि भाई कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको कोरेगांव जाना है, हम अपने फादर का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हमारे फादर किसी एक नौकर को भेजेंगे, हम उनके साथ चले जाएंगे। बट ना उनके फादर आए ना उनका नौकर आया, हो सकता है वो कहीं फंस गए हों। तो कोरेगांव कैसे जाना है ये इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छे खासे वेल ड्रेस्ड थे, तो स्टेशन मास्टर को पहले तो लगा कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं भाई। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने इससे पूछा कि भाई आपकी कास्ट कौन है, तो गलती से या फिर गलती से कह लीजिए या एकदम से बी आर अम्बेडकर जी के मुंह से निकल गया कि भाई हम महार कम्युनिटी के हैं। तो स्टेशन मास्टर को तो पहले तो देख के लग रहा था कि ये बच्चे भाई हाई कास्ट हिंदूज के हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये महार कम्युनिटी के बच्चे हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसको लगा कि इतने अच्छी ड्रेस में बच्चे भाई महार कम्युनिटी के कैसे हो सकते हैं। फिर वो उनको वहां पे छोड़ के चला गया। 15-20 मिनट वो वहां पे बैठे रहे। सूरज डूब रहा था, उनको समझ में आया नहीं था, ना उनके फादर आए थे और ना ही वो सर्वेंट आया था जिसके साथ उनको जाना था स्टेशन के थ्रू। तो स्टेशन मास्टर वहां पे चला गया। बहुत देर तक वो वापस आया नहीं। बहुत देर बाद, लगभग आधे घंटे के बाद जब स्टेशन वापस आया तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे जाना है। तो बच्चों ने बताया कि हम सोच रहे हैं कि हम एक बुलक कार्ट हायर कर लेते हैं और उससे कोरगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा दूर ना हो तो हम पैदल ही चले जाते हैं। अब पैदल का तो रास्ता उतना समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि शाम ज्यादा हो गई थी। बुलक कार्ट की जब बात आई तो भाई कोई भी बुलक कार्ट वाला इन महार के बच्चों को अपनी बुलक कार्ट में बैठा के लेके जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अगर ये महार के बच्चे हमारे बुलक कार्ट में बैठ जाएंगे तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। तो ये बच्चे डबल पैसा देने के लिए भी तैयार थे, तब भी कोई उनको अपनी कार्ट में बैठा के लेके नहीं जाना चाह रहा था। तो खास बात यहाँ पे ये आई कि इन बच्चों के अगेंस्ट में, खासकर भीमराव अंबेडकर जी के अगेंस्ट में, ये एक क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि उनको बहुत यंग के एज में देखने को मिल गया। उनके पास पैसे भी थी देने के लिए, पैसे देने के बावजूद डबल पैसे देने के लिए तैयार थे, बट कोई बुलक कार्ट वाला भी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं था। और स्टेशन मास्टर का भी एटीट्यूड उनसे बात करते हुए अलग हो गया था। तो दिस वॉज अ क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर हम भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर लेते हैं। 1891 में इनका जन्म हुआ, 1926 में 56 तक थे ये। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोला जाता है। ओके, जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया था, उसके चीफ थे बी आर अम्बेडकर जी। इनको लीडर ऑफ द दलित कहा जाता है। दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए इन्होंने काफी लड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़े थे। अनफॉर्चुनेटली उस समय वो गांधी जी के अगेंस्ट हो गए इस प्रोसेस में। महार कास्ट में इनका जन्म हुआ था, जिसको अनटचेबल बोला जाता था। महार ज्यादातर गरीब थे, इनके पास ना कोई जमीन थी, और जो बच्चे इस महार कम्युनिटी में जन्म करते थे वो वही करते थे जो इनके पेरेंट्स करते थे।
वो विलेज से बाहर रहते थे, उनको विलेज में आने की परमिशन नहीं थी। पर अंबेडकर जी एक एक्सेप्शन थे, वो पहले ऐसे पर्सन थे अपनी कास्ट के जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया और भैया इंग्लैंड जाके लॉयर की पढ़ाई की, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस समय एक लोअर क्लास के बच्चे के लिए करना। फिर जैसे जैसे वो एजुकेट हुए, उन्होंने दलित के और बच्चों को पढ़ने लिखने की सीख दी, उनसे कहा कि आप पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब्स में आओ और कास्ट सिस्टम से अपने आप को निकालो, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को कास्ट सिस्टम से निकाल सकते हो। बहुत सारी उन्होंने कोशिश की कि भैया टेम्पल्स में दलित की एंट्री अलाउ की जाए, ठीक है, क्योंकि एज अ हिंदू टेम्पल में पूजा करने का हक सबको होना चाहिए। बहुत दिन तक जब इनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हम हिंदू धर्म को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। इनका यह मानना था कि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो अपने धर्म के सारे मेंबर्स को बराबरी से ट्रीट करता है। इनका यह मानना था कि दलित्स को मिलकर कास्ट सिस्टम से लड़ना चाहिए और एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी की तरफ लेके जाना चाहिए जहां पे सबकी वैल्यू हो, ना कि कुछ लोगों की जिन्होंने अपने आप को अपर कास्ट डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको देख के बतानी है कि भाई कैसा लगा होगा उन बच्चों को जब उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस समय पे जब ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था कास्ट के बेसिस पे, तो कितना इंसल्टफुल और कितना हर्टफुल लगता होगा। ओके, यहाँ पे एक कुछ बच्चे जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहते हैं, वो दुगना पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन तब भी पैसे से भी कोई उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक समय पे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता था, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल्स ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। यानी कि जो ब्रिटिश राज की तरफ ये जो लड़ाई थी, ये केवल फ्रीडम की लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत सी लड़ाइयां उन लोगों की भी थी जो लोग दूसरों के बराबर हक मांग रहे थे, इक्वालिटी का हक मांग रहे थे। तो इनमें लोग थे दलित, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स। ये जो वुमेन थी ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके इन्होंने अपना भी बराबर का हक मांगा है बाकियों से, क्योंकि इनके खिलाफ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, दलित के खिलाफ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। पीजेंट्स और ट्राइबल्स को तो खैर दबाया जाता था, जंगलों के इलाकों में रहते थे, इनको ज्यादा आइडिया था नहीं, अंग्रेज सरकार ने इनको खूब उल्लू बनाया है। और पीजेंट्स को तो कस के लूटा, इनके ऊपर खूब रेवेन्यू लगा के। फार्मर्स की तो सबसे ज्यादा कमर तोड़ी थी ब्रिटिश सरकार ने। तो ये लोग जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में लड़े, तो ये लोग सोसाइटी के बाकी एलिमेंट्स के अगेंस्ट भी लड़े। कैसे लड़े वो देखता हूं। जैसे कि दलितों ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके अपने आप को साथ मिला के टेम्पल्स में घुसने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में एक मूवमेंट चला था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। किसके साथ एसोसिएटेड था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लीडर कौन थे ये बताइए आप, और साउथ इंडिया में कौन सी जगह पे हुआ था ये बताइए। फिर वुमेन ने अपने राइट्स मांगे, उन्होंने बोला कि हम उतनी ही एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं जितने मेन हैं। पीजेंट्स ने यानी कि किसानों ने और ट्राइबल्स ने, जो कि गांव के बीहड़ इलाकों में जो ट्राइबल्स रहा करते थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो अपने आप को मनी लेंडर, सूदखोरों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे, इनको पैसा दे देते थे। पैसे को इतने भारी ब्याज में देते थे कि जो भी ये जो ट्राइबल्स पीजेंट्स उगाते थे वो तो दे ही देते थे, साथ साथ वो कभी भी उनके टर्म्स के हिसाब से पैसा नहीं लौटा पाते थे और एक तरीके से उनके गुलाम बन जाते थे। तो अपने आप को मनी लेंडर्स के चपेट से बचाने के लिए इन लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। आपने ध्यान दिया होगा जब फ्रेंड्स 1858 का रिवॉल्ट था ना, हुआ था ना, उस समय पे ये जो पीजेंट्स थे इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। और जब ये पीजेंट्स कहीं जाते थे ना, या फिर जब पीजेंट्स कहीं पे भी जाते थे, तो ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले अकाउंट की बुक को जला देते थे। वहां पे जो मनी लेंडर होता था या जमींदार होता था, उसकी अकाउंट को बुक को जला देते थे, क्योंकि उस अकाउंट बुक में ये लिखा होता था कि भाई किसने कितना पैसा लिया है और उस पैसे के अगेंस्ट में किसकी कितनी जमीन गिरवी पड़ी है। और जब वो पैसा नहीं लौटा पाता था तो उसकी गिरवी हुई जमीन उसे छीन लेते थे। तो ये पूरा अकाउंट एक किताब में लिखा रहता था, उसकी अकाउंट बुक में। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1858 हुआ ना, तो सबसे पहले जब पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इस रिकॉर्ड बुक को जला दिया, ताकि उनका जो पैसा उन्होंने लिया है वो माफ हो जाए, प्लस जो उनकी जमीन गिरवी पड़ी है वो गिरवी ना रहे। कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो गिरवी कैसे रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो भैया हमारे देश के जो लीडर्स थे उनको पता था कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में, इसलिए उन्होंने संविधान को कुछ इस तरीके से लिखा ताकि हर तबके के लोगों को मौका मिले आगे आने का, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, चाहे वो दलित हो, ट्राइबल्स हो, वुमेन हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि सबके स्ट्रगल से, सबके कंबाइंड स्ट्रगल से ही देश आजाद हुआ था।
इसलिए इस लीडर्स ने एक विजन बनाया और कुछ गोल्स को आइडेंटिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहा गया कि सबसे बड़ा गोल था कि भैया जितने भी लोग हैं इंडिया में वो बराबर माने जाएंगे। तो दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस इज सीन एज अ की वैल्यू। और ये की वैल्यू किस चीज में है कि भैया अगर आपको इंडियंस को यूनाइट करना है तो आपको सबको बराबर करना पड़ेगा, आपको सबको बराबर करना पड़ेगा, तो आपको सबको बराबर अधिकार देने पड़ेंगे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। अनटचेबिलिटी को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया, लीगली अबॉलिश बाय लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल अब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं एज फार एज इट इज नॉट, यार कह सकते हो कि हार्मफुल टू अदर्स, किसी और को डिस्टर्ब किए बिना लोगों को आजादी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए खुली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि पुअर के फेवर में काम किया जाए, और वो कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे कि स्पेसिफिक जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ गलत ना हो, इसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिक स्टेप्स गवर्नमेंट ले। इस चीज को भी मेंशन किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो मैंडेटरी हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जो एक वेलफेयर स्टेट में होती हैं। बट ऑब्वियसली बात है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट्स में इनफोर्सिबल नहीं बनाया गया। इनफोर्सिबल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, और इवन आज भी देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि डीपीएसपी को इनफोर्सिबल बनाया जा सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने यह भी कहा कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। यानी कि जब आप लोगों की डाइवर्सिटी की इज्जत करोगे, डाइवर्सिटी की इज्जत कैसे करोगे कि भाई वो अपना धर्म फॉलो कर सके, कोई उसमें उनके दखल अंदाजी ना हो, अपनी लैंग्वेज बोल सके, कोई उसमें अलग अलग दखल अंदाजी ना हो। इसीलिए आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर बना, बहुत सारे और स्टेट्स भी लैंग्वेज के आधार पर बने, जबकि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाना नहीं चाहते थे। जेवीपी कमेटी बनी, फजल अली कमीशन बैठा, बहुत सारे ऐसे कमीशन बैठे, और बहुत सारे ऐसे कमीशन ने बोला कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनने चाहिए, ना कि लैंग्वेज के हिसाब से। पर एंड में जब पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो गई तो आंध्र प्रदेश बना, और बाद में बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पे बने। ओके, तो भाई सबको अपनी लैंग्वेज बोलने की आजादी हो, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आजादी हो, अपने फेस्टिवल्स मनाने की आजादी हो, ठीक है। तो कहा जाएगा कि भाई कोई एक लैंग्वेज, कोई एक रिलीजन या कोई एक फेस्टिवल कंपलसरी नहीं होगा सबके लिए। गवर्नमेंट्स हर रिलीजन को इक्वली इज्जत देगी। अब फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात करो, चाइना में काम करने के लिए भैया आपको मैंडरिन आनी चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, या इंडिया में काम करने के जरूरी नहीं है आपको हिंदी आए। अगर किसी एक जगह पे वर्नाकुलर लैंग्वेज से काम हो रहा है तो उसको काम करने दिया जाएगा। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में आपको मैंडरिन आनी चाहिए अगर आपको जॉब मार्केट में सर्वाइव करना है तो इंडिया एक ऐसी सेक्युलर कंट्री बनी जहां पे अलग अलग रिलीजन के लोगों को और अलग अलग फेथ के लोगों को बराबर के राइट्स दिए गए। वो अपनी फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते थे, अपने रिलीजन को बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फॉलो कर सकते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बना हमारी यूनिटी का। कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक्चुअली यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे हो रही है आपको समझ में आ रहा है। सब लोग साथ रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और इन सारे आइडियाज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टाइन किया गया है। अब जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रेम्बल है, पहला पेज है प्रेम्बल का, ध्यान से देखिए इसको। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। क्या लिखा हुआ प्रेम्बल तो हमेशा याद रखिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर जस्टिस, तीन तरीके की जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जस्टिस कितने तरीके के याद रखना चाहिए, लिबर्टी, ये जो 5 वर्ड्स है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और प्रियम्बल में जो डेट लिखी है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट इनैक्ट करने की और गिव अवरसेल्फ करने की, वो है 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा हमारे प्रियम्बल में जो डेट लिखी है वो है 26 नवंबर 1949, लेकिन पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस था दोस्तों। अगर आप हो सका आपको अच्छा ही लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें दोस्तों, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।